स्थल की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रविंद्र बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है धमाके का समय और धमाके की जगह। ये हम क्यों कह रहे हैं बार बार कि ये बहुत अहम है। जरा नक्शे के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जिस जगह पर धमाका हुआ यानी कि इजरायली दूतावास, और जिस जगह पर विजय चौक है यानी कि जिस वक्त बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी विजय चौक पर, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश की वीवीआईपी हस्तियां मौजूद हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है? देखिए 1.5 किलोमीटर से भी कम, 1.4 किलोमीटर की दूरी है, जहां पर विजय चौक है, जहां पर बीटिंग द रिट्रीट हो रहा है और जहां पर यह धमाका हुआ यानी कि इजरायली दूतावास, वहां से विजय चौक की दूरी है सिर्फ 1.4 किलोमीटर। इसीलिए जगह का यह महत्व है। और समय देखिए, जिस वक्त बीटिंग द रिट्रीट चल रही है ठीक उसी वक्त 5:45 बजे दमकल विभाग ने कहा, कॉल मिली हमें कि धमाका हुआ है। भले ही धमाका लो इंटेंसिटी हो, कम तीव्रता का हो, कम नुकसान हुआ हो, लेकिन इसकी जगह और समय यह बहुत महत्वपूर्ण है। जगह देखिए, इस वक्त दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, दमकल विभाग यहां पर मौजूद है, पुलिस बल ने पूरे तरीके से इलाके को घेर लिया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजरायली दूतावास के पास, फुटपाथ के पास यह धमाका हुआ है। 3 से 4 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। लो इंटेंसिटी का, कम तीव्रता का यह धमाका था, लेकिन यह जगह राष्ट्रपति भवन से, नॉर्थ ब्लॉक से, साउथ ब्लॉक से बहुत नजदीक है। एक बार फिर से जल्दी से रुक कर लेते हैं जितेंद्र का, इसको लेकर और क्या जानकारी है जितेंद्र? देखिए विशाल, जो अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 एपीजे अब्दुल कलाम रोड के पास ये गाड़ी के नीचे ये बम प्लांट किया गया था। लो इंटेंसिटी का जो ये ब्लास्ट है, आईईडी इसको कह सकते हैं हम, जो कि लोकली मेड ये बम था और कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी नहीं थी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम इसको कह सकते हैं कि जो टाइमिंग है इसकी और जिस तरह से ये बम प्लांट किया गया है और जिस तरह से जगह को चूज़ किया गया है, क्योंकि अगर फरवरी 2012 का हम इंसिडेंट याद करें तो ठीक इसी तरह का इंसिडेंट हुआ था जब इजरायली एम्बेसी की गाड़ी के ऊपर एक मोटरसाइकिल सवार ने बम लगा दिया था, जिसके बाद आगे जांच करते हुए एक जर्नलिस्ट को पकड़ा गया था जो कि ईरानियन एम्बेसी के लिए काम करता था और उसी के बाद उसको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अगर हम इस टाइमिंग की बात करें तो इस समय टाइमिंग बड़ी क्रूशियल है, क्योंकि एक तरफ जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, 26 जनवरी को जिस तरह से जो ट्रैक्टर रैली को लेकर के क्लैश हुआ किसानों के बीच में और दिल्ली पुलिस के बीच में, और आज 29 जनवरी है, उसी के बीच में सिंघू बॉर्डर पर क्लैश हुआ, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से सारे किसान डटे बैठे हुए हैं, उसी के बीच में अगर इजरायल एम्बेसी के पास बीटिंग रिट्रीट के दौरान ये धमाका होता है तो निश्चित तौर पर यह चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां जो इस समय चौतरफा तरफ से घिरी हुई हैं, क्योंकि अगर हम इसको बात करें तो जो दिल्ली पुलिस है और जो दूसरी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो चारों तरफ से घिरी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ 26 जनवरी का प्रोग्राम है, बीटिंग रिट्रीट का प्रोग्राम है, उसके अरेंजमेंट्स हैं, उसकी सिक्योरिटी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉर्डर्स के ऊपर जिस तरह से किसानों का एजिटेशन चल रहा है, जो कि पिछले लगातार 2 महीनों से चल रहा है, और उसी के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं दिल्ली पुलिस के बीच, साथ में काफ़ी सारे पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, वो जो ध्यान भटका हुआ है और उसी का फायदा उठाते हुए एक तरफ ये बिल्कुल वहां से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह का धमाका हो रहा है। अच्छी बात इसमें विशाल ये है कि ये धमाका बड़ा नहीं था, छोटा सा धमाका था, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, जिससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन चिंता की बात यह है विशाल इसमें कि दिल्ली के बीच में, यानी कि जहां पर बीटिंग रिट्रीट चल रही है, जहां पर राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और तमाम जो दूसरे मंत्री हैं और अधिकारी हैं वो मौजूद हैं विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट के बीच में, उससे करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर धमाका होता है, यानी कि बम जिसको प्लांट किया गया है और उसके बाद धमाका होता है, तो ये अपने आप में गंभीर बात है और ये चौंकाती है कि किस तरह से मौके का फायदा उठाकर के किस तरह से सुरक्षा एजेंसियां जब दूसरी चीजों में उलझी हुई हैं, सिक्योरिटी में और बाकी सब चीजों में, उसी के बीच में अगर इस तरह का धमाका हो रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी तरह की चूक है, जिसका फायदा जो अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इसकी तह तक जा पाती है, पता लगा पाती है कि इस धमाके के पीछे कौन था और किस वजह से यह धमाका किया गया था, इसके पीछे कौन सी ताकतें थी, क्या कोई इजरायल एम्बेसी को टारगेट करना चाहता था या फिर उसके पास आऊंगा। जल्दी से मैं घटनास्थल का रुख करना चाहूंगा। रविंद्र वहीं से लगातार मेरे साथ हैं। 40-45 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है, कुछ और जांच में बात सामने आ रही है रविंद्र? देखिए, इस तरह के ब्लास्ट में तुरंत जांच नहीं होती, जांच के नतीजे नहीं आते हैं, जाहिर तौर पर ये काफी सेंसिटिव मसला है, जितेंद्र बता रहे थे, और हकीकत भी है। ये इजरायली एम्बेसी है इस रोड में, और दूसरी बार अगर ब्लास्ट हो रहा है तो इसके पीछे कौन है? और देखिए,
मैंने पहले भी कहा था कि ब्लास्ट करने से दो तरीके, आतंकवादी जो ब्लास्ट करते हैं या तो बहुत ज्यादा ह्यूमन डेथ हो जिसमें, या फिर इस तरह के ब्लास्ट करते हैं जो एक सेंसिटिव बनता है, न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको माइलेज मिलता है उन आतंकवादी संगठनों को। और ये सेकंड दूसरे तरीके का, यहाँ पर नुकसान पहुंचाना नहीं था, इजरायली एम्बेसी के अंदर में विस्फोट करना मनसा होगा लेकिन नहीं कर पाया, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैसेज जरूर गया, इजरायली एम्बेसी दिल्ली स्थित भारत स्थित इजरायली एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट हुआ है, तो ये मैसेज पूरे वर्ल्ड वाइड जाएगा। और जो इजराइल के दुश्मन देश है, जो भारत के दुश्मन देश है, भारत इजराइल के दोस्ती के दुश्मन देश है, उन सबको एक यही करना था और यही रणनीति होगी। क्योंकि देखिए जिस तरह की सिक्योरिटी होती है, खासकर 26 जनवरी के आसपास जिस तरह की सिक्योरिटी होती है, ये ब्लास्ट करना भी अपने आप में कहा जाए कि उनके नाकाम मंसूबे जो थे वो कुछ हद तक अगर सफल हुए हैं तो ये कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 26 जनवरी और आज बीटिंग रिट्रीट जो था, यहाँ पर एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए एक पुलिस के आला अधिकारियों का यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है और भी यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर इस घटनास्थल पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो मैसेजिंग, जो पोस्टरिंग करना था दुश्मन देशों को, वो कुछ हद तक जरूर सफल रहे। लेकिन जैसा कि पहले ब्लास्ट हुआ था, पहले इजरायली एम्बेसी के पास कुछ चंद साल पहले, उसकी कहीं ना कहीं छानबीन करके उसको तहकीकात करके ये इजराइल ने भी पता कर लिया था और भारत से भी साझा किया था, भारत ने भी पता कर लिया था कि उसके पीछे कौन है, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कौन होंगे आज इस ब्लास्ट के पीछे, इसे भी पता कर लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो फॉरेंसिक जांच होगा कि ब्लास्ट किस तरीके की थी। ब्लास्ट देखिए ये काफी सेंसिटिव होता है और जब जांच होती है तो फॉरेंसिक एनएससी के जो एक्सपर्ट आते हैं या दूसरे एजेंसियों के एक्सपर्ट जो आते हैं वो ब्लास्ट के एपीएफ की देखते हैं, चाहे गाड़ी के पीछे जो चकनाचूर होते हैं वो उसकी डेंसिटी क्या थी, इंटेंसिटी क्या थी, कितने दूर में डिस्टेंस में वो शीशे चकनाचूर से कितने दूरी में गए थे। तो पूरी तरह से साइंस का भी इस्तेमाल होता है, फॉरेंसिक का भी इस्तेमाल होता है, क्राइम सीन का भी इस्तेमाल होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा ऐसा गुनाहगार होगा, कौन सा ऐसी एजेंसियां होगी आतंकवादी अलगाववादियों की, उन सब की तहकीकात की जाती होगी। कहीं ना कहीं इसमें ये सारी बातें जांच में सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जांच कैसे चल रही है? अब से थोड़ी देर पहले एफएसएल की टीम पहुंची थी। जितेंद्र, क्या एनआईए के भी यहां पर पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं? कोई जानकारी? देखिए एनआईए की टीम वहां पर जरूर पहुंचेगी और उसके एनआईए के साथ साथ जो बाकी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो तमाम एजेंसीज वहां पर इस समय जांच कर रही है। क्योंकि इजराइल एम्बेसी के पास ये धमाका हुआ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बताया कि 5 एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ये जो गाड़ी खड़ी थी उसके नीचे बम था। उसके ठीक सामने 3 जो एपीजे अब्दुल कलाम है, ये इजराइल एम्बेसी का पता है और उसके पास ये धमाका हुआ है। क्योंकि अपने आप में ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है, टाइमिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, बम धमाका है, ये बात साफ हो चुकी है। भले ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट हो, लेकिन बावजूद इसके बम धमाका जरूर हुआ है। यानी कि किसी ना किसी ने साजिश रची है, किसी ना किसी ने बम बना करके वहाँ पर धमाका करने की साजिश रची है और वहाँ पर रखा है। इसी को लेकर के तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस क्योंकि जो कि नोडल एजेंसी है, जो कि दिल्ली के अंदर ये धमाका हुआ है, इसलिए दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जाँच करेगी। निश्चित तौर पर इस मामले की जाँच है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास जाएगी, क्योंकि जब भी इस तरह के मामले होते हैं, टेररिस्ट रिलेटेड जो भी मामले होते हैं या बम धमाके से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, वो जांच सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, वो इस पूरे मामले की जांच करती है। और निश्चित तौर पर अब एनआईए भी इसके अंदर जाएगी, ताकि इसके अंदर जो भी दूसरे तमाम एंगल हो सकते हैं। क्योंकि ये देखिए देश की राजधानी में धमाका हुआ है, बम ब्लास्ट हुआ है, इजराइल एम्बेसी के पास ये धमाका हुआ है। इसमें आईबी और आरएनडब्ल्यू और जो दूसरी जो तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो भी इस पूरे मामले की जांच करेगी, अपने अपने इनपुट शेयर करेगी, साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेगी कि किस तरह से ये बम प्लांट किया गया था, कौन कौन लोग, कौन कौन संगठन इसके पीछे हो सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाया जा सके और उसको पकड़ा जा सके। और जो एक बड़ी साजिश जो हो सकती थी उसके बारे में पता लगा करके उसको साफ किया जा सके। क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, पुलिस एजेंसीज हैं, वो चारों तरफ से घिरी हुई है। एक तरफ उनको देश के अंदर सुरक्षा बनाए रखनी है, दूसरी तरफ जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर किसानों के साथ क्लैशेस चल रहे हैं, उस हालात का भी जायजा लेना है, उसको लेकर के भी प्रोएक्टिव अप्रोच लगानी है, ताकि कोई भी बड़े हालात वहां पर ना हो पाए जिस तरह 26 जनवरी को हुए थे। और जिस तरह से आज ये धमाका हुआ है, निश्चित तौर पर जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए इस समय चिंता बढ़ी हुई है। अब इसको दूर करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि सबसे पहले ये पता लगाया जा सके कि इस बम धमाके की साजिश के पीछे कौन था। क्या ये कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जो भारत और
इसराइल के बीच में जो काफी समय से लगातार ठीक है, मजबूत जांच होते किस जा रहे तरह हैं। से अब आगे बढ़ेगी जितेंद्र समझा रहे हैं, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें। और जो एक अहम जानकारी मिल रही है वो ये है कि आज भारत और इजराइल के राजनयिक रिश्ते के 29 साल भी पूरे हुए हैं। भारत इजराइल राजनयिक रिश्ते की सालगिरह मनाई जा रही है और उस मौके पर इजरायली दूतावास के बाहर धमाका होना, राजनयिक रिश्ते की सालगिरह पर यह धमाका हुआ है। यह समय बहुत अहम है। जितेंद्र, जो जानकारी हम लगातार दे रहे थे उसमें यह और जुड़ रहा है। भारत इजराइल राजनयिक रिश्तों के 29 साल आज ही पूरे हो रहे हैं और आज ही इजराइल दूतावास के बाहर धमाका। देखिए बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरह से 29 साल हुए भारत और इजराइल के रिश्ते को लेकर के, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये उसी को लेकर के ये बम धमाका करने की साजिश हो, जिसमें कि दोनों देशों के बीच में जो काफ़ी मजबूत रिश्ते रहे हैं, जो एक के बाद एक सिक्योरिटी को लेकर के टीटी हो रही है, साझेदारी हो रही है, उसको कहीं ना कहीं इस तरह से तोड़ने की कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही हो। क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह से इजराइल एम्बेसी को भारत के अंदर निशाना बनाया गया। क्योंकि आज से करीबन हम कह सकते हैं कि 8-9 साल पहले फरवरी 2012 के अंदर भी इजराइल एम्बेसी की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जब एक मोटरसाइकिल सवार ने इसी रोड के ऊपर, इजराइल एम्बेसी से जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं तो रेड लाइट के ऊपर, गाड़ी के ऊपर एक बम चिपका दिया था, जिसके बाद धमाका हुआ था। और उसके अंदर जो डिप्लोमेट की जो परिवार के जो लोग थे वो मामूली रूप से घायल हुए थे। तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर अगर इजराइल एम्बेसी के पास ये धमाका किया गया है, इससे पहले भी डिप्लोमेट की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश लगातार की जा रही है कि जिसमें भारत और इजराइल के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा सके। लेकिन ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि दोनों के बीच में इतनी साझेदारी है और इतनी समझदारी है कि इस तरह की बातों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है, कोई ना कोई टारगेट कर रहा है, भारत में रह करके इजराइल एम्बेसी को टारगेट कर रहा है, इजराइल के जो लोग हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण होती है विशाल, क्योंकि 29 साल हुए। घटनास्थल का रुख करना चाहूंगा, वहां पर किस तरह की हलचल है, जरा जल्दी से रविंद्र से समझ लेते हैं। रविंद्र विशाल जी, विशाल यहाँ पर लगातार कार्यों का आना जाना लगा हुआ है, और जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये काफी सेंसिटिव मसला, और जैसा कि आपने बताया कि 29 साल होने वाले, तो जाहिर तौर पर जैसा बार बार हो रहा है, एक मैसेजिंग था कि आपकी दोस्ती 29 साल की हो रही है और इस दोस्ती को, ये हमारा एक तोहफा है। ये एक मैसेज था इजराइल को और भारत को। जाहिर तौर पर जैसा जितने बता रहे हैं, डिप्लोमेसी में इस तरह के मैसेज जो देता है, उससे कोई दो दोस्तों को बीच में किस तरह की दरार नहीं होता। लेकिन जाहिर तौर पर इजराइल पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इजरायली एम्बेसी हमेशा सेंसिटिव रहा है, वो काफी टारगेटेड रहा है गल्फ कंट्री से। कई गल्फ आप देखे होंगे कि लेबनान में हिजबुल्लाह हो, या फिर PLA हो, फिलिस्तीन का हो, या फिर ईरान हो, अब तो गल्फ में अरब, सऊदी अरब और बाकी UAE, कई ऐसे देशों से उनके संबंध सुधर भी गए हैं राष्ट्रपति ट्रंप से जाते जाते। तो लेकिन बावजूद उसके पूरे वर्ल्ड में इजरायली एम्बेसी के टारगेट किया जाता है, किया जाने की कोशिश की जाती है, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सब जानते हैं। और भारत का जो इजरायली एम्बेसी है, यह भी काफी सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी काफी इंतजाम रहते हैं, और वैसे भी न्यूक्लियर जोन है, जहाँ पर जैसा कि बात हो रही थी कि 4-5 किलोमीटर के रेडियस में अगर देखा जाए तो सारे संस्थान, यहाँ जो संवैधानिक संस्था है, सभी संस्थानों के हेड, मुखिया यहीं पर रहते हैं। तो इसलिए ये काफी सुरक्षित माना भी जाता है इस जोन को। लेकिन समय देखिए, 29 साल हो रहा है, 26 जनवरी बीता, बिटिंग रिट्रीट हो रहा है, और वहां पर अगर लो इंटेंसिटी का ही अगर ब्लास्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत तो जरूर ये आ रहा है कि हमें और सतर्क रहने की जरूरत हो सकती थी ऐसे मौके पर। और यही वजह है कि जो आला अधिकारी यहाँ पर आए हैं, वो न सिर्फ ब्लास्ट के बारे में पता करेंगे कि ब्लास्ट किसने किया है, बल्कि ब्लास्ट कैसे किया, और क्या उसमें दिल्ली या भारत स्थित कोई संस्था, कोई अलगाववादी, कोई आतंकवादी संगठन, या फिर कौन ऐसा है जो छुपा रिश्ता में, या फिर कह सकते हैं ब्लैक होल है, यहाँ पर ब्लैक शिप कौन है हमारे देश में जो उनको मदद किया। क्योंकि ईरान जैसा पिछली बार आया था, उसका नाम आया था, अगर वही करवा रहा है या दूसरे देश करवा रहे हैं, आतंकवादी संगठन कर रहे हैं, तो उसके आतंकवादी यहाँ नहीं आएंगे। जाहिर तौर पर स्लीपर सेल होगा या एक्टिव सेल होगा, उन्हीं लोगों ने ये किया होगा इजराइल एम्बेसी के सामने। मैं एक और तस्वीर दिखा दूं कि यह जैसा लगातार हो रहा है, आला अधिकारियों की गाड़ियां आ रही है, वो वहां उतर जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां फिर बाहर चली जा रही है। लेकिन वहां पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी हो, IB के हो, NIA के हो, रॉ के हो, IB के हो, या दूसरे एजेंसियों के जो भी इससे संबंधित है, फॉरेन मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो,
उसमें सभी संबंधित होंगे और मिलजुल कर ही ये काम करेंगे कि ये दूसरी बार 10 साल के 8 साल के अंदर ही दूसरी बार कैसे एम्बेसी को टारगेट किया गया और ये संभव क्यों नहीं हुआ कि उसको ब्लास्ट करने से पहले ही हम वहां पर पहुंचे क्यों नहीं या फिर उनको नाकाम क्यों नहीं कर पाए। तो जाहिर तौर पर कई तर्क होंगे, कई यहाँ पर और सभी का मंथन भी चल रहा होगा। जैसा कि पहले ही मैंने कहा, तकनीक का भी इस्तेमाल होगा, ह्यूमन का भी इस्तेमाल होगा और जो जांच एजेंसियों के अपने तरीके होते हैं पता करने के, संस्थानों द्वारा, संगठनों के जरिए उन सबको यकीन किया गया होगा। और यही वजह है कि देखिए, ये जैसा कि जितेंद्र बता रहे थे और जैसा पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि ये लो इंटेंसिटी सब ब्लास्ट था, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन ब्लास्ट हुआ।